बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम ख्वाजा सलाम की शादियों का तज़किरा कर रहे हैं। ये उसका दूसरा हिस्सा है जिसमें इनकी शादियों के बारे में कुछ मालूमात आप तक पहुंचाई जा रही हैं। हम बात कर रहे थे इनकी शादी की रसूमात की। बात आगे से करते हैं। इनकी शादियों में जो बारात का दिन होता है वो भी बड़ी अहमियत का हामिल होता है। बारात से एक दिन कबल मेहंदी की रस्म भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दूल्हा दुल्हन के यहाँ मेहंदी लेके आता है, इसके साथ इसकी माँ या गुरु और इसके चेले भी साथ होते हैं। मेहंदी की रस्म में हिजड़ों का जोशो खरोश देखने से तल्लक रखता है। इस मौका पर दुल्हन वाले मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं, फूलों के हार पहनाए जाते हैं और घर में दाखिल होने से कबल ही इनको तोहफे दिए जाते हैं। इस्तकबालिया की रस्म ख़त्म होने के बाद सहेलियाँ माइयों बैठी दुल्हन को घेर लेती हैं और उस गुरु की इजाज़त से मेहमानों की तवाज़े शुरू कर दी जाती है। उसके बाद दुल्हन को कमरे में लाकर तकरीब के लिए बने स्टेज पर बिठाया जाता है और उस मौका पर दूल्हा भी मौजूद होता है जो उसका हाथ थाम लेता है। जिसके बाद लड़के और लड़की दोनों की तरफ से नाच गाने का सिलसिला शुरू हो जाता है जो तकरीब ख़त्म होने तक जारी रहता है। इस तकरीब में अगर कोई दूसरा शख्स मतलब जिसका तल्लक ख्वाजा सलाम की कम्युनिटी से ना हो, कोई और शख्स वहाँ पर आ जाए तो उसको ये भनक भी नहीं पड़ने देते कि ये ख्वाजा सलाम की शादी का इवेंट है या कोई सालगिरह हो रही है या कोई और फंक्शन है, कोई खुशी का फंक्शन है। लेकिन उसको ये नहीं पता चलने देते कि ये उनकी शादी का इवेंट हो रहा है। शादी के मौका पर शराब, चर्स व दीगर जितने भी नशे हैं वाफर मिकदार में वहाँ पर मौजूद होते हैं। मेहंदी की तमाम रस्में वैसे ही अदा की जाती है जैसे आम तौर पर लोग रस्में अदा करते हैं, मगर यहाँ पर मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब तमाम मेहमान लड़के वाले मेहंदी की रस्म ख़त्म करके अपने घरों को चले जाते हैं तब दुल्हन की सहेलियाँ तमाम रात नाच नाच कर बेहाल हो जाती हैं। उनके दरमियान एक मुकाबला शुरू हो जाता है डांस का और हर कोई अपने फ़न का लोहा मनवाने की कोशिश में जुट जाता है। यहीं तक नहीं बल्कि दुल्हन भी ये डांस करती है और ये कोशिश करती है कि वो सब पर सबकत ले जाए और ख़ास तौर पर दुल्हन को गुरु की जानिब से ये हिदायत मिलती है कि वो क्लासिकल रक्स करके दिखाए। जब मेहंदी की तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंचती है तो दुल्हन अपने कमरे में जाने से पहले अपने गुरु के पास आती है और उसके पाँव चूम कर अपने कमरे में सोने के लिए जाती है। बारात वाले दिन यानी अगले रोज़ बारात के इस्तकबाल से लेकर रुखसती तक तमाम अमूर की अंजामदही दुल्हन की सहेलियों के ज़िम्मे होती है। यहाँ तक कि उसका मेकअप भी दुल्हन की सहेलियाँ ही करती हैं और अगर दुल्हन अमीर हो तो वो ब्यूटी पार्लर से भी तैयार होकर आती है। और जब दुल्हन तैयार हो जाती है, मेकअप हो जाता है, बिल्कुल एक दुल्हन बन के बैठ जाती है तो फिर लड़के वालों को पैगाम भेजा जाता है कि आप बारात लेके आ जाएं, क्योंकि उनका घर वो कुछ ही दूर उनका जो डेरा होता है वहाँ पर वो मौजूद होता है ख्वाजा सलाम के। तो उनको पैगाम भेजा जाता है कि अब तक तमाम इंतजाम मुकम्मल है, दुल्हन भी तैयार होके आ गई है, तो अब आप बारात लेके आ जाएं। लड़के वाले भी चंद घरों की मुसाफत तय करके लड़के के घर पहुँचना शुरू हो जाते हैं। दुल्हन की माँ और सहेलियाँ घर के दरवाजे पर मेहमानों का इस्तकबाल करती हैं। तमाम मेहमानों को कुर्सियों पर बिठाया जाता है। स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन के अलावा एक ख़ास कुर्सी लगाई जाती है जिस पर किसी को बैठने की इजाज़त नहीं होती और वो कुर्सी निकाह ख्वां की होती है। और इनका निकाह ख्वां, ये जो हमारे मौलवी हज़रात निकाह पढ़ाते हैं, ये हमारे निकाह ख्वां हैं, ये वो नहीं होते। इनका सीनियर तरीन गुरु जो होता है वो इनका निकाह पढ़वाता है और उस सीट पर सिर्फ वही बैठ सकता है। और जब निकाह ख्वां अपनी सीट पर बैठ जाता है निकाह पढ़ाने के लिए, सीनियर तरीन गुरु इनका सीट पे आके बैठ जाता है। उसके बाद गुरु दुल्हन को ला के उधर स्टेज पर बिठाता है। ये जो इनका निकाह पढ़ाता है इसको सीगा कहते हैं और ये इनका सीनियर तरीन गुरु होता है जिसको सलाम करना तमाम ख्वाजा सलाम का हिजड़ों का फ़र्ज़ होता है। वो इसको सलाम ना करें तो उस शख्स को, उस हिजड़े को, उस ख्वाजा सलाम को बड़ा नापसंद किया जाता है, यहाँ तक कि उसको तकरीब से भी निकाल दिया जाता है। और बारात की महफिल में सबकी तवज्जो का मरकज़ और आँखों का तारा यही सीगा जिसे ये नात खां कहते हैं वो होता है। और निकाह के बाद इनके यहाँ नाच गाने का सिलसिला फौरी तौर पे शुरू हो जाता है और जितने भी वहाँ पर ख्वाजा सलाम या हिजड़े होते हैं वो बारी बारी आती है और डांस शुरू कर देते हैं। और जब इनकी ये निकाह पढ़ाने वाली रस्म ख़त्म हो जाती है उसके बाद फिर ये दूसरे तमाशबीन
उनको फिर ये बुलाते हैं, वहाँ पर ये डांस करते हैं और उनसे वेलें इकट्ठी करते हैं। और उस वक्त भी ये इनकी ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करें। मुख्तलिफ़ शहरों से भी हिजड़ों को या ख्वाजा सराओं को ये अपने इवेंट में बुलाते हैं, जिनके साथ इनके तल्लुकात होती हैं, रवाबत होती हैं। और जब ये डांस का सिलसिला शुरू करते हैं तो उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि ये उन तमाशबीनों से वेलें इकट्ठी करें। और तमाशबीनों को बस इतना पता होता है कि ये कोई एक इनका डांस का फंक्शन है, इन्होंने एक रखा हुआ है और वहाँ पर ये हम डांस देखेंगे, उनको वेलें देंगे। बस इनको ये नहीं, उन तमाशबीनों को पता होता कि ये इनकी एक शादी की रस्म थी जिसमें इन्होंने आपके डांस का सिलसिला शुरू किया है। और इस डांस के दौरान इनको इतनी वेलें इकट्ठी हो जाती हैं, इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि शादी पर उठने वाले जितने भी अखराजात होते हैं वो इनके पूरे हो जाते हैं। और ये सारी वेलें वो दुल्हा और दुल्हन के पास जाती हैं। और जो तमाशबीन किसी ख्वाजा सरा पर, किसी हिजड़े पर फिदा होते हैं, जिनके साथ इनका कोई तल्लक होता है, वो उनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा पैसे लौटाते हैं और मुकाबलेबाजी में आकर उन पर पैसे लौटाते हैं। तकरीब में जितनी भी कुर्सियाँ या जितना भी बैठने का इंतज़ाम होता है, वहाँ पर जिन ख्वाजा सराओं के जानने वाले, चाहने वाले लोग होते हैं, तमाशबीन होते हैं, उनको अलग बिठाया जाता है। और जो तमाशबीन वैसे ही वहाँ पर आ जाते हैं किसी न किसी के साथ, जिनका किसी ख्वाजा सरा या हिजड़े के साथ तल्लक नहीं होता, उनको अलग बिठाते हैं। और बेहयाई का पैकर वो दुल्हा जो गैर शरई और गैर कानूनी एक शादी या निकाह कर रहा होता है, वो उस वक्त एक ख़ास रस्म ये अदा करते हैं कि वो अपनी दुल्हन को चिढ़ाने के लिए, तंग करने के लिए वो किसी न किसी ख्वाजा सरा को उठा लेता है, जिसके बाद वो उसको मारती है। और एक अजीब सी वहाँ पर एक मसनूई सी लड़ाई होती है। उसके बाद ये उनकी एक रस्म में ये चीज़ शामिल है। जिस वक्त इनका निकाह होता है, जो सीगा जिसे कहते हैं, जो इनका निकाह पढ़ाने वाला होता है, वो जब आता है तो उस वक्त ये नाच गाने का सिलसिला, शोर का सिलसिला सब ख़त्म हो जाता है। तमाम हिजड़े उस वक्त उस सीगा की तरफ तवज्जो कर लेते हैं। वो दुल्हा और दुल्हन को करीब बुलाता है। सीगा पढ़ाने वाला गुरु दुल्हा और दुल्हन के करीब बैठकर इनसे पूछता है कि आप जिस बंधन में गिरफ्तार होने जा रहे हैं, क्या आपको इसकी नज़ाकत का एहसास है? वो हाँ में जवाब देते हैं। और जब उन्हें हाँ में जवाब मिलता है तो जो सीगा है वो फिर बाकायदा उस निकाह पढ़ाने का जो अपनी तरफ से इन्होंने किया हुआ है उसका बाकायदा आगाज़ कर देता है। फिर वो निकाह ख्वां, जो इनका सीगा जो निकाह ख्वां है, वो तमाम शुरका की रजामंदी से लड़की से पूछता है कि क्या वो शादी के लिए राज़ी है। निकाह का अहवाल अब उनकी ज़बानी जो इनके उस वक्त डायलॉग होते हैं, जो तरीक़ाकार होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। गुरु पहले लड़की से पूछता है कि तुम किसकी चेली हो। वो दुल्हन जो बनी होती है, जो ख्वाजा सरा होता है दुल्हन बनकर, वो कहता है कि वो जिसकी भी चेली होती है उसका नाम लेके, मैं फ़लाँ अम्मी की चेली हूँ। और अगर वो किसी की चेली ना हो, उसका कोई गुरु ना हो, तो वो वक्ती तौर पर वहीं से किसी को नॉमिनेट करते हैं, उसका गुरु बनाते हैं। जो गुरु वहाँ पे आए होते हैं उसको वो उसका नॉमिनेट करके गुरु उसका नाम लिया जाता है। जैसे कि बड़ा ज़रूरी है इनके लिए, गुरु के बगैर इनका निकाह नहीं होगा, तो इसलिए वो फिर उसको ना कोई गुरु को नॉमिनेट करते हैं, फिर उसका नाम लिया जाता है, जी मैं इसकी चेली हूँ। फिर वो गुरु जो निकाह खां बना होता है वो लड़के से पूछता है कि क्या तुम इससे शादी करने जा रहे हो, तो तुम इसको साथ रखने का अहद करते हो? दूल्हा कहता है जी करता हूँ। फिर गुरु कहता है कि इसका सारा ख़र्चा, सारी ज़िंदगी उठाओगे? दूल्हा कहता है जी बिल्कुल, मैं इसका ख़र्चा भी उठाऊंगा, इसके दुख सुख का ज़िम्मेदार भी हूँ, सारा मैं इसका ख़र्चा उठाऊंगा। फिर गुरु कहता है कि लड़की से, दुल्हन से, कि तुमने ये सुन लिया सारा कुछ जो इसने कहा तुम्हारे इस दूल्हे ने? वो कहती जी मैंने सुन लिया। फिर वो लड़की से, दुल्हन से कहता है कि तुमने अगर कोई ज़रूरी बात इससे पूछनी है तो वो अभी पूछ लो। वो दुल्हन जो होती है वो कहती है जी नहीं, वो अपने गुरु से ये कहती है कि जी नहीं, मैंने जो पूछना था, जो तय करना था वो मैं कर चुकी हूँ, अब मुझे कुछ नहीं पूछना। फिर वो गुरु कहता है कि जो तुम्हारी इसके साथ चीज़ें तय हुई हैं उसकी तफसीलात हमें यहाँ सबके सामने बताओ। फिर वो सारी तफसीलात बताती है कि वो उसने कितना इसका हक महर रखा है, कितने पैसे वो महाना इसको देगा, वो इसको कहाँ रखेगा, उसका ख़र्चा कैसे उठाएगा, वो जो भी तफसीलात, जो भी इनके मामलात आपस में तय हुए होते हैं, वो उसकी सारी तफसील फिर वो उस मौके पर जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं उनको बताते हैं। फिर वो गुरु दुल्हा की तरफ मुखातब होता है, फिर उसे कहता है कि तुम इसकी ज़िम्मेदारी उठा रहे हो,
ये जिम्मेदारी उठाते हुए तुम्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो वादे तुमने किए हैं इनको पूरा करना पड़ेगा। कल को ये ख्वार ना हो, कल को तुम इसको छोड़ के ना चले जाओ, उसके बारे में वो उससे तफसीलात पूछता है। फिर दुल्हा उसको उसकी तफसीलात से आगाह करता है कि मैं इसको इतने पैसे दूंगा, मैं ये मामलात करूंगा, वो सारी तफसीलात फिर वो दुल्हा भी उस मौका पर गुरु को बताता है, जो सारे सामिन उस वक्त सुन रहे होते हैं। और उन्हें यकीन दहानी करवाता है कि आप लोग परेशान ना हो, फिक्र ना करें, मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा, इसका हमेशा ख्याल रखूंगा, पैसों की तरफ से कोई कमी नहीं आने दूंगा। और जब दुल्हा और दुल्हन दोनों की तरफ से इन चीज़ों की तस्दीक हो जाती है, उसके बाद फिर वो गुरु इन दोनों का हाथ पकड़ के एक दूसरे के हाथ में दे देता है और उनके खुशगवार मुस्तकबिल के लिए दुआ करवाता है। और उसके बाद पूरे हाल में मुबारक हो कि गूंज सुनाई देती है। सब लोग वहाँ पर एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे होते हैं। और उसके बाद सलामियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसके लिए एक बाकायदा डायरी खोल ली जाती है और जितने लोग भी सलामी दे रहे होते हैं उनका नाम दर्ज किया जाता है, आगे सलामी की रकम दर्ज की जाती है। और जब सलामियों का सिलसिला शुरू होता है तो नकद रकम के अलावा जूते, जेवरात, कपड़े, मेकअप का सामान या जो भी कोई कुछ दे सके वो भी सलामी की सूरत में यहाँ इनको दे सकता है। लेकिन नकदी को ज़रा ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इस दिन भी गुरुओं की शादी होती है और गुरुओं के लिए कपड़े, जोड़े और दीगर तोहफ़े लाजमी दुल्हा और दुल्हन की तरफ से पहुंचाए जाते हैं। उसके बाद फिर इनकी बाकायदा दूध पिलाई की रस्म होती है और उसके बाद फिर बारात के रोज़ तो उसके बाद फिर इनका नाच गाने का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। फिर इनकी दूध पिलाई की रस्म होती है और उसके बाद इनके खाने पीने का सिलसिला और उसके बाद फिर नाच गाने का सिलसिला शुरू होता है और वो सारी रात जारी रहता है। और उसके बाद दुल्हा दुल्हन को लेके चला जाता है और पीछे जितने भी ख्वाजा सरा या हिजड़े होते हैं वो नाच गाने में मसरूफ़ रहते हैं और इनकी तकरीब सुबह तक चलती है। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।